नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 ही आर्टिकल्स हैं। सैटरडे था दोस्तों, सॉरी थोड़ा लेट आ रहा है, बट ठीक है, सैटरडे है। संडे को एडिटोरियल आता नहीं है क्योंकि संडे को मैं सिर्फ करंट अफेयर देता हूँ, तो संडे भी आप इसको कवर कर सकते हो। दो आर्टिकल्स तो देखिए अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है। अग्निपथ स्कीम इज द बर्निंग टॉपिक टुडे। बेसिकली आज की डेट में इंडिया में एक ही टॉपिक बर्निंग है, वो है अग्निपथ स्कीम। तो अग्निपथ स्कीम के रिस्पेक्ट में इस एडिटोरियल में दो आर्टिकल्स हैं। दोनों आर्टिकल्स के मेन पॉइंट्स देखेंगे। फिर भाई रितिका जज्जू और गौतम गणेश जी का एक आर्टिकल है कि भाई हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो एक मेंस पार्लियामेंट है। कौन से बेसिस पे मेंस पार्लियामेंट कहा जा रहा है और क्या है ऐसा हमारे पार्लियामेंट में जिसको जिसके बेसिस पे इसको मेंस केवल आदमियों के लिए बनी हुई पार्लियामेंट कह रहे हैं, इसको देखेंगे। और फाइनली क्रिप्टो करेंसी का जो बबल है वो फूट रहा है। क्रिप्टो करेंसी जो कि एक समय बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दिख रही है, वो एक्चुअली में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अब पता चल रहा है। तो ये चार आर्टिकल डिस्कस करने वाले दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग सब लेक्चर को शेयर करिएगा। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। दोनों ही चीजों का लिंक लाइक बटन के बगल में दे रखा है। पहली, अग्निपथ अ फायर दैट कुड singe India. The government defense recruitment part could endanger the safety of the country and affect the stability of society. देखिए हुआ क्या कि 15 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने एक एक्स सर्विसमैन की रैली को अटेंड किया था रेवरी हरियाणा में। उस समय पे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने नहीं थे। और वो बोल रहे थे कि भाई भारत के सोल्जर्स को वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आज की डेट में देखिए ऑथर थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। आज की डेट में क्या हो रहा है कि वन रैंक वन पेंशन की बजाय सरकार कौन से मोड में जा रही है? सरकार जा रही है नो रैंक नो पेंशन के मोड में। और इसकी केवल एक वजह है इकोनॉमिक्स, पैसा। खर्चा उठा पाना इन सोल्जर्स की सैलरी का और इनकी पेंशन्स का बहुत भारी पड़ रहा है। जो टोटल एलोकेशन डिफेंस मिनिस्ट्री करती है उसका 54% तो केवल सैलरीज और पेंशन में चला जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली डिफेंस के खर्चे उठाना मुश्किल हो रहा है। अब डिफेंस एक ऐसी चीज है जो कंट्री को प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप इस बात को फोकस में डालो कि पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज हमें बॉर्डर करती हैं, तो इस कंटेक्स्ट में तो डिफेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस केस में जब नई नई सरकार आई थी उस समय पे वन रैंक वन पेंशन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी था। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने नवंबर 2015 तक वन रैंक वन पेंशन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। 25 लाख डिफेंस पेंशनर्स थे। और जब इन 25 लाख डिफेंस पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन के अंदर पेंशन दी गई, तो सालाना खर्चा सरकार का 7,123 करोड़ से भर गया। टोटल देखा जाए तो 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक का खर्चा था 10,392 करोड़। और ये खर्चा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 1,19,696 1,19,696 करोड़ ये पेंशन के लिए एलोकेट किया गया है। और 1,63,453 करोड़ ये सैलरीज के लिए एलोकेट किया गया। टोटल डिफेंस मिनिस्ट्री का 54% तो पेंशन और सैलरी में ही जा रहा है। ओके, और खास बात यहाँ पे ये है कि जो बताया जा रहा है कि सरकार भाई पेंशन को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर हम इस बात को सही भी माने तो भी पेंशन का खर्चा कम होते होते एक दो डेकेड्स लगने वाले हैं। क्योंकि क्या है, अभी जो सर्विंग सोल्जर्स हैं इनकी तो पेंशन देनी ही पड़ेगी। ये जो नई अग्निवीर स्कीम है इससे पेंशन का खर्चा जो कम हो रहा है उसको दिखने में कम से कम 10 से 20 साल जाएंगे। क्योंकि आज इस साल रिक्रूटमेंट होगा, अगले साल तो ओवरऑल जब एक जवान ज्वाइन करता है तो उसके 15-16 साल के बाद वो रिटायर होता है। ठीक है, 15 साल की सर्विस के बाद जब रिटायर होता है तो एक जवान की ज्वाइन करने से 15 साल बाद उसकी पेंशन आती है। तो पेंशन का खर्चा कम होते दिखने में 15-20 साल निकल जाएंगे। इस कंटेक्स्ट में जो ये सरकार का लॉजिक है कि पेंशन में जो पैसा बचेगा उसको हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस में खर्च करेंगे, ये लॉजिक गलत हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हमारी फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। हम 15-20 साल का इंतजार नहीं कर सकते फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की। ऑलरेडी हमारे फोर्सेस में एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, हमारे पास केवल 30 स्क्वाड्रंस है। इंडियन नेवी को 200 शिपों की जरूरत है, हमारे पास केवल 130 फाइटर शिप्स हैं। इंडियन आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स कम है। तो हम ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन में कम चल रहे हैं। अब ऐसे केसेस में हम पेंशन से पैसा बचा के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में खर्च करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करने में कपल ऑफ डिकेड्स लगेंगे। उतना समय हमारे पास है नहीं। हमें अभी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना है। हमारे पास इस समय पे एक एक्टिव मिलिट्री थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान का। कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी है, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है। तो ऐसे केसेस में मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए आप अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की फोकस करो, ना कि मिलिट्री को कम करने के लिए। मिलिट्री पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो इसके लिए आप मिलिट्री के नंबर कम कर दो, या फिर छोटे समय के लिए रिक्रूटमेंट करो, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करो जॉब का, वो जरूरी नहीं है। बेटर ये रहेगा कि आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाइए, अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा करिए कि आप मिलिट्री के खर्चे को संभाल सको। ये जो शॉर्ट टर्म थ्योरेटिकल मॉडल है इसको अच्छा तो बताया जा रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से प्ले आउट करेगा इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। देखिए क्या है, यंग सोल्जर्स बहुत ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेके आना ज्यादा रिक्रूटमेंट के लिए। फिर किन सोल्जर्स को रिटेन करना है, किस हिसाब से रिटेन करना है। फिर टीथ टू टूल रेशियो, सॉरी टीथ टू टेल रेशियो। देखिए क्या होता है कि आर्मी के अंदर एक होती है टेल और एक होता है टूथ। टूथ मतलब जो लीड करते हैं, तो एनडीआईएमए के जो थ्रू आते हैं जो सोल्जर्स वो लीड करते हैं, और पीछे है आपकी टेल। टेल में ये जो जवान होते हैं ये आते हैं। अब इसका एक प्रोपोर्शन होता है टीथ टू टेल रेशियो का, इतने अमाउंट ऑफ लीडर्स होने चाहिए, इतने अमाउंट ऑफ फॉलोवर जवान होने चाहिए। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो टीथ है वो कम है, ओके। अब टेल आप बड़े मात्रा में रिक्रूट कर रहे हो, टीथ आपके पास उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो ओवरऑल इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी से टीथ टू टेल रेशियो भी यहाँ पे बिगड़ सकता है। प्लस अगर आप स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की बात करें, तो यहाँ पे जो एयरमैन और सेलर्स हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड रोल्स में काम करते हैं, बहुत तगड़ी टेक्निकल स्किल्स चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो विनीत सागर सर हैं वो खुद इंडियन नेवी में काम कर चुके हैं और टेक्निकल कैपेबिलिटी टेक्निकल रोल में थे। तो जो एयरमैन और आप कह लो सेलर्स काम करते हैं आर्मी में, और सॉरी नेवी में और एयरफोर्स में, ये कुछ टेक्निकल रोल्स में काम करते हैं, और उन टेक्निकल रोल्स को सीखने के लिए एक बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए, हाई डिग्री ऑफ स्किल्स चाहिए। इन हाई डिग्री ऑफ स्किल्स को जुटाने में कई साल लग जाते हैं, और यहाँ तो केवल 4 साल की सर्विस। तो अब इस 4 साल की सर्विस में कितनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये दिखा पाएंगे अग्निवीर, ये अपने आप में बड़ा सवाल। हालांकि सरकार ये लॉजिक दे रही है कि 100 रिक्रूट कर रहे हैं तो 25 रख भी तो रहे हैं, तो जो 25 सबसे बेस्ट क्वालिटी के उनको हम रिटेन कर लेंगे, ठीक है। बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस अग्निवीर स्कीम का क्या इम्पैक्ट आएगा, ये जानने में अभी थोड़ा समय लगने वाला है, ओके। इंडियन आर्मी की कंटेक्स्ट में यहाँ पे दो फोल्ड चैलेंजेस बताए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी की जो लेगेसी है ये 1748 से आती है। अर्ली ईयर्स में सैयद हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने एक पेपर रिलीज किया। इस पेपर में ये लिखा कि भाई फ्रेगमेंटेड इंडियन सोसाइटी से जो इंडियन सोल्जर निकल के आ रहा है वो सोसाइटी से कट जा रहा है। सोसाइटी से कटने के बाद वो किसी पर्टिकुलर मिलिट्री यूनिट में पहुंच रहा है। उस मिलिट्री यूनिट में वो सोशल सिस्टम से कटा हुआ है, वहां पे उसको सिक्योर पे मिल रही है, पेंशन मिल रही है, और वो ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ रहा था। तो क्या था कि भाई जो लोग भी उसको तनख्वाह दे रहे थे उसके प्रति उसकी लॉयल्टी थी, उसकी ईमानदारी थी, ठीक है ना, नमक खाया था उसने उसका। सोसाइटी से वो कट चुका था। लेकिन यहाँ पे जो सोल्जर्स अग्निवीर के अंदर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सोसाइटी से नहीं कटे हैं, उनको पता है कि 4 साल बाद उनको लौट के आना है। प्लस यहाँ पे एक और चीज है, क्या है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो बहुत सारी जो आप कह लो आर्म्ड यूनिट्स थी ना वो किसी एक कास्ट के आधार पे थी, तो होमोजेनियस यूनिट्स थी। तो 1857 की क्रांति का मैंने आपको मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ाया भी है कि अलग अलग कास्ट के लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया। बेसिकली एक यूनिट एक कास्ट की ना हो, इस बात को इंश्योर किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। लेकिन उसके बाद भी देखोगे कि इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में कास्ट के नाम पे रेजिमेंट्स है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इस प्रकार की रेजिमेंट्स बनी हुई है। तो आप ऐसे रेजिमेंट्स में अगर आप ऑल इंडिया कंपोजिशन लेके आ रहे हो, मतलब एक जाट रेजिमेंट के अंदर एक सिख काम करता नजर आ रहा है, एक मणिपुर का मीतई काम करता नजर आ रहा है, अलग अलग तरीके के लोग नजर आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रेजिमेंट का जो नाम है, अब देखिए वैसे तो इंडियन आर्मी और भारत सरकार का सोचना है कि ठीक है भाई रेजिमेंट का नाम भले ही जाट रेजिमेंट हो, बट इसके अंदर एक कायस्थ काम करे, एक बनिया काम करे, एक पंडित काम करे, ठीक है ना, एक मुस्लिम काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब देश के लिए काम कर रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई जाट रेजिमेंट में कितने जाट्स हैं, इस बात से फर्क पड़ेगा कि हाँ भाई जो लोग भी काम कर रहे हैं वो किस हद तक अपनी रेजिमेंट की इज्जत बढ़ाएंगे और देश की इज्जत बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो क्लास वाला फैक्टर है वो मैटर करता है, ठीक है ना, क्योंकि क्लास के नाम पे होमोजेनिटी होगी तो नाम, नमक, निशान, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, सोशल स्टैंडिंग जुड़ी हुई है। तो बेसिकली कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स के अंदर ये जो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। फिर ये जो सोल्जर्स हैं, ये जिस घर से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड में उनके घरों में उनके घर वालों की इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि बेटा आर्मी में, अभी बेटा आर्मी में 4 साल के लिए गया है, तो कितनी इज्जत उस गांव वाले करेंगे उस फैमिली की
इस बात के ऊपर भी यहाँ पे डाउट उठता है। तो कुल मिला के ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इस अग्निवीर स्कीम का क्या आउटकम निकल के आने वाला है ये क्लियर नहीं है। एक और चीज, 25% लोगों को 15 साल के लिए रखा जाएगा, बाकियों को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलरली 25% लोग रिटेन होंगे, ये आप किस बेसिस पे रिटेन करोगे इनको? यहाँ पे क्या चापलूसी चलेगी या क्या होगा? आखिरी जो चौथा साल होगा, उस चौथे साल में तो इंटरनल राइवलरी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो आपस में compete कर रहे होंगे इन 25% में आने के लिए। तो जो ट्रस्ट होता है, जो कैमरेडरी होती है, जो एक दूसरे के साथ इंगेज करने की भावना होती है, वो जबरदस्त कंपटीशन और दुश्मनी में बदल सकती है आखिरी साल में। एक खास बात, जो ये पेंशन हटाई गई है, जो ये ग्रेचुटी हटाई गई है, ये कहीं ना कहीं लीगली चैलेंज होगी। जिस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन इशू को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ा, उसी प्रकार से जो 25% लोग 15 साल के लिए आर्मी में काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं पेंशन और ग्रेचुटी ना मिलने वाले एलिमेंट को जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अपने आप को पेंशन वगैरह दिलाने की कोशिश करेंगे। प्लस ओवरऑल स्टेट वाइज अब तक जो भी कोटा होता है आर्मी में, उसमें कुछ हद तक स्टेट वाइज कोटा इंप्लीमेंट होता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेट से इतने लोग तो लेने ही आर्मी के लिए, ताकि ओवरऑल रियल डेमोक्रेसी हो, आर्मी के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से जरूरत से ज्यादा आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में देखो, तो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला प्रोविंस है, वहां से बहुत ज्यादा लोग थे पाकिस्तान की आर्मी में, और बाकी प्रोविंसेस से बहुत कम थे। इंडिया के अंदर क्लियर है कि भाई इंडिया के जितने भी राज्य हैं, उनसे एक प्रोपोर्शन में सोल्जर्स तो लेना ही है, ताकि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। क्योंकि अगर एथनिक इम्बैलेंस बन जाता है, तो आगे आने वाले केसेस में अगर सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी होगी, तो रीजनलिज्म वाली भावना यहाँ पे निकल के आ सकती है। तो ये कुछ व्यू पॉइंट्स यहाँ पे ओवरऑल दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूगोस्लाविया और रवांडा का एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें बहुत सारे डीमोबिलाइज सोल्जर्स थे जिन्होंने माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस किया। तो इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स हैं, एक तो 4 साल ट्रेनिंग ले चुके होंगे, अच्छा खासा इनको फाइटिंग होगी। अब ऑब्वियस बात है 4 साल बाद जब ये नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, तो डीमोबिलाइज्ड फेज में बहुत सारे लोग अपने घर में पहुंचेंगे, जो कि सोसाइटी में थोड़ी इंस्टेबिलिटी फैला सकते हैं। तो जो डिसिप्लिन वाला एलिमेंट बताया जा रहा है अग्निवीरों का, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होकर इनडिसिप्लिन में भी बदल सकता है, इनस्टेबिलिटी में भी बदल सकता है। क्योंकि एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल सोल्जर के पास ना ही कोई पेंशन है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी है। अगर उसकी नौकरी नहीं लगी, तो वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आएगा, जो कि उसको कहीं ना कहीं ओवरऑल सोसाइटी में एक डिसएडवांटेज दिला सकता है। ये सब बातें सुशांत सिंह साहब यहाँ पे बोल रहे हैं। एक और आर्टिकल है, उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस वाले आर्टिकल पे वापस आऊंगा। प्लेइंग विद फायर ऑन अग्निपथ। अब चूंकि अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करें, तो अग्निपथ स्कीम को प्रॉपर तरीके से खत्म कर लेते हैं। तो सरकार ने यहाँ पे अग्निपथ स्कीम अनाउंस की 14 जून को। तीनों विंग्स में जो नॉन ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स थे, उनको अग्निपथ के थ्रू बोल दिया। अभी के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो 15 साल के हिसाब से होती है। 15 साल तक आर्मी सर्व करता है आर्मी में, उसके बाद एक्स सर्विसमैन का कोटा पाता है और वो नौकरी छोड़ देता है। बहुत सारे लोग लंबे समय के लिए भी रिक्रूट होते हैं। लेकिन अब नॉन ऑफिसर रैंक मतलब जो एनडीए आईएमए से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, नॉन ऑफिसर कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस स्कीम को लेके मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज, बहुत सारे लोग तो ऑब्वियसली बात है इस स्कीम की तारीफ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस स्कीम के अगेंस्ट है। और अगेंस्ट वाला फैक्टर बहुत डोमिनेंट है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक वजह यह है कि कोविड-19 की वजह से रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुआ नहीं था, यंगस्टर्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, ऊपर से ये स्कीम यहाँ पे निकल के आ गई। देखिए पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि सरकार इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में लंबे समय से सोच रही है। अब इस 4 साल की नौकरी में 6 महीने की तो इनकी ट्रेनिंग है, उसके बाद एंड में 11.71 लाख मिल जाएगा, लगभग 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। 90 दिन में रिक्रूटमेंट चालू होगा, 46,000 यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा, यंगर फिटर डिफेंस फोर्स बनाएंगे। ये सब ठीक है, सरकार ने अच्छे अच्छे लॉजिक तो दे दिए, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आर्म्ड फोर्सेज में अब अगले 4 सालों में, उसके बाद भी अग्निवीर स्कीम्स के हिसाब से नॉन ऑफिसर रैंक में कोई भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अब इस बात को लेकर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज तो अगेंस्ट बोल ही रही हैं, कुछ जो बीजेपी के अलाइज है ना, वो भी इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जो पर्सनल शॉर्ट टर्म के लिए हायर किए गए हैं, वो एक प्रोफेशनल फोर्स का जज्बा नहीं दिखा सकते। तो उनके दिमाग में यही रहेगा कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, इंश्योरेंस अमाउंट है वो जरूर मिलेगा। बेसिकली देखिए, बहुत सारे लोग जो गरीबी में अपने आप को उतना टैलेंटेड नहीं समझते कि वो कोई बड़ा कोर्स कर सकें या फिर कोई बड़ी नौकरी पकड़ सके, तो वो आर्मी के थ्रू अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। वहां पे उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन होती है, ऑनर होती है,
वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उनके पास से चली जाएगी। और आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसी चीज है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स से लेके एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स तक चीजों को बहुत नेशनलिस्टिक तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि डिफेंस के फील्ड में हम अपनी, कह लीजिए, प्रोग्रेस को किसी भी बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए केंद्र की सरकार को इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने की जरूरत है, पॉलिटिकल स्फीयर में अपोजिशन पार्टी के साथ बातचीत करने की जरूरत है, और एक कंसोलिडेटेड स्टांस लाने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे सरकार बहुत से रिलैक्सेशन कर रही थी, थोड़े और रिलैक्सेशन दिए जाए, थोड़ा और जो यूथ है हमारे उनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाए, तब जाके हो सकता है इंटरनेशनल, सॉरी, इंडिया में इस पर्टिकुलर स्कीम के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए। फिर अगली न्यूज, अगला जो आर्टिकल है वो है मेंस पार्लियामेंट स्ट्राइविंग फॉर इंक्लूसिव इंडिया। देखिए ऑथर यहाँ पे शुरुआत कैसे कर रहा है। 1952 में जब इंडियन रिपब्लिक ने अपना पहला पार्लियामेंट्री सेशन किया, तो 39 स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और पैशनेट वुमेन लीडर्स बैठी थी कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। उस समय पे जब यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में, यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बट फिर भी जो भी यूनाइटेड स्टेट्स का हाउस ऑफ कॉमन्स और सेनेट है, उसके अंदर 1.7% मेंबर्स वुमेन थी। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में 1.1% वुमेन थी, और इंडिया के अंदर 5.5% वुमेन रिप्रेजेंटेशन था। मतलब इंडिया ने जब अपनी शुरुआत की, हमने वुमेन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, किसी भी प्रकार से उनको सेग्रीगेट नहीं किया। और ये बात हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में दिखती थी। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हजारों की तादाद में वुमेन सामने आई, अपने कास्ट, रिलीजन, प्रोफेशन के इंडिपेंडेंट उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वुमेन की इंपॉर्टेंस रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन का नंबर है वो स्टैग्नेंट रहा है, या कहीं ना कहीं घटा है, बढ़ा नहीं है। इंडिया के अंदर एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, इंदिरा गांधी की बात हो रही है, एक वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी है, किसकी बात हो रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और बहुत सारी हमारी वुमेन पार्लियामेंटेरियंस क्या है, वो मतलब हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस है वो वुमेन है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो हमारी पार्लियामेंट का जो मेल डोमिनेटेड नेचर है वो समझ में आता है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अपने अलग अलग तरीके से वुमेन को एलियनेट करती है। अब किस प्रकार से एलियनेट करती है इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इंडिया के अंदर जेंडर इंक्लूसिविटी का एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर इम्पेटस दिया गया था। अब जेंडर आइडेंटिटी के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, शी, ही हिज, दे, देम। ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द बहुत हद तक डिसाइड कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कितना वुमेन सेंट्रिक है। अब अगर आप बात करो इंडिया में दो चीजों की, हमारे पार्लियामेंट में दो चीजों की, एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर, दूसरा पार्लियामेंट। देखिए क्या है कि राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप पढ़ो और पार्लियामेंट की भाषा को पढ़ो, मतलब बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। दो चीजों की बात हो रही है, राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेल डिनोमिनेटेड वर्ड से 150 टाइम्स रेफर किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को मेल वर्ड से, मतलब हिज, हिम से 600 टाइम्स रेफर किया गया। मतलब राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वाइस प्रेसिडेंट को 150 बार मेल सेंट्रिक प्रोनाउंस के साथ रिप्रेजेंट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को मेल सेंट्रिक प्रोनाउंस के साथ 600 बार रिप्रेजेंट किया गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेक्निकली ओवरऑल राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़िए, संविधान पढ़िए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो आदमी ही होगा, औरत नहीं हो सकती। जबकि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बिल्कुल भी गलत है। ये अप्रोच एक बाइस दिखाती है मेन की तरफ, ठीक है ना। जब भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अब राज्यसभा के चेयरमैन की बात करो, तो चेयरमैन तो नाम में ही दिखा रहा है भाई कि ये तो भाई आदमी है। अभी क्या हुआ है कि एक सीनियर वुमेन एमपी है तमिलनाडु की, वो लास्ट ईयर लोकसभा के विंटर सेशन में चेयरमैन बनी, तो उनको क्या बोला गया, चेयरमैन मैडम। चेयरमैन मैडम क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि चेयरमैन मतलब क्या है कि जो हेड कुर्सी है उस पर कोई मैन बैठा हुआ है। चेयरमैन तो एक मेन सेंट्रिक वर्ड है। ये जो मेन सेंट्रिक वर्डिंग है ना हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में, इस मेन सेंट्रिक वर्डिंग को हटाने की जरूरत है, क्योंकि ये मेन सेंट्रिक वर्डिंग एक मेन प्रो बायस दिखाता है। हमारे यहाँ पे जनरल न्यूट्रल एक्ट होने चाहिए, और वो कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहे। ओके, ये हिस्टोरिकल जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये हटने चाहिए। ये सोचना कि वुमेन और ट्रांसजेंडर कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ मैनी मैन होंगे, ये गलत होगा। और हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जज, इन सबको कहीं ना कहीं मेल सेंट्रिक प्रोनाउंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फीमेल वर्ड्स इनके लिए यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किए जाते हैं। इसके लिए पहले बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स लाए गए जिससे
डॉक्यूमेंट्स को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट्स अभी भी कम है। कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि 2014 में जो स्पीकर थी लोकसभा की, मीरा कुमार लेडी थी, तो उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा को बदला, और वहां पे जो कमेटी का हेड था उसको चेयरमैन की बजाय चेयरपर्सन बुलाया गया। तो ये चेयरपर्सन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा में क्यों नहीं हो रहा, बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो रहा संविधान में? ओवरऑल पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की फंक्शनिंग में किसी ऐसे प्रोनाउंस को यूज करना, किसी एक ऐसी मेथोडोलॉजी को यूज करना जो कि मेन के प्रति, मेल जेंडर के प्रति बायस दिखाए, वो सही नहीं है। ओवरऑल जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और शब्दों में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। ओके, ये बिल्कुल हो सकता है। कई बार क्या हुआ है कि 17वीं लोकसभा, जिसमें आप कह सकते हो 75 वुमेन पार्लियामेंटेरियंस थी, तो 84% आंसर में जहां पे ओवरऑल वुमेन को आंसर दिया जा रहा था, उनको सर की तरह एड्रेस किया गया, लगभग 27% में। तो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। जब एक वुमेन पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन पूछ रही, तो जब आप उसको जवाब दे रहे हो, तो आप उसको सर सैल्यूटेशन से एड्रेस मत करिए, मैम सैल्यूटेशन से एड्रेस करिए। समझ गए इस बात को? तो इस प्रकार के जो ऑफिशियल काम होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे ओवरऑल इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किस बात के ऊपर? उसमें एक मेन सेंट्रिक बायस दिख रही है। मेन सेंट्रिक बायस हटाना जरूरी है, चीजों को एक जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव तरीके से एड्रेस करना यहाँ पे जरूरी है। फिर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो, मतलब दुनिया भर की बहुत सी मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बाद में लिखी। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है? कि देश का कोई भी नागरिक हो, उसको एक वोट डालने का अधिकार हो। तो इंडिया में तो वुमेन को वोट डालने का अधिकार जब हम आजाद हुए थे 1950 में ही मिल गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ था। लेकिन बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। कनाडा में 1960 को अबोरिजिनल वुमेन को वोट डालने का अधिकार मिला। 1962 में इंडिजियस वुमेन को, 1962 में ऑस्ट्रेलिया में मिला वोट डालने का अधिकार। यूएस में 1965 में अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट की वुमेन को वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन उसके बाद से जब वहां पे वोट डालने का अधिकार मिल गया, तब भाई आप कह लो जेंडर इंक्लूसिव लेजिस्लेशन और कम्युनिकेशन आया। बट इंडिया में इस चीज में देर हो गई है। कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की, हर प्रकार के लेजिस्लेशन लीगल डॉक्यूमेंटेशन में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आए हैं अपने ड्राफ्टिंग स्टाइल मैनुअल में। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी 2007 में बोला कि जितने भी लॉज आप ड्राफ्ट करोगे, जेंडर न्यूट्रल तरीके से ड्राफ्ट करोगे। लेकिन ये चीज इंडिया में क्यों नहीं हो रही है? हमारी पार्लियामेंट, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स में जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? मैन के प्रति बायस क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मैन के प्रति बायस क्यों दिखाया जा रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, और इसको यहाँ पे एड्रेस करने की जरूरत है। जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी पार्लियामेंट एक मेल सेंटर्ड, मेल बायस्ड पार्लियामेंट नजर आएगी। ठीक है भाई, फिर चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। बाबा इंदायर ऑन रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज। बेसिकली देखिए, रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज में क्रैश देखने को मिला, और ये क्रैश इन द मेकिंग है। नवंबर 2021 में क्रिप्टो करेंसी के दाम आसमान छू रहे थे, और उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी के दाम बिल्कुल धीमे गिर रहे हैं, बहुत तेजी से। बिटकॉइन जैसी करेंसीज के दाम नवंबर 2021 के रिस्पेक्ट में 2/3 गिर चुके हैं, 66% गिर चुके हैं। तो लूना जैसी क्रिप्टो करेंसीज के दाम जीरो पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे समय पे जो लोगों के दिमाग में पिक्चर थी कि भाई क्रिप्टो करेंसीज तो बिल्कुल बम्पर इन्वेस्टमेंट है, इनमें तो आपको नुकसान हो ही नहीं सकता, ये जो फैकेड है ये यहाँ पे गिर चुका है। जो क्रिप्टो एंथुजियास्ट है ना, वो क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड और सिल्वर से कंपेयर करते थे। उनका क्या कहना था कि अरे भाई, क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी चीज है जो आपको इन्फ्लेशन से बचा सकती है। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर खरीद लो तो इन्फ्लेशन में भी इनका दाम बढ़ता रहेगा, आप इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाओगे, कुछ ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी को दिखाया जा रहा था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और ये क्रिप्टो करेंसी के क्रैश से पता चला। क्रिप्टो करेंसी का क्या लॉजिक था कि भाई क्रिप्टो करेंसी तो लिमिटेड है, किसी देश के सेंट्रल बैंक की तरह नहीं कि भैया पैसा छापे ही जा रहे हैं, डॉलर छापे ही जा रहे हैं, यूरो छापे ही जा रहे हैं। क्या है ना, मान लीजिए मैंने आपने 1 लाख रुपए कमाए, अब हमारे पास 1 लाख बड़ी मेहनत से आए, लेकिन आरबीआई ने बहुत सारा पैसा छाप के मार्केट में रिलीज कर दिया, तो वो जो 1 लाख रुपए आपने मेहनत से कमाए तो उसकी वैल्यू कम हो गई। इसलिए हम गोल्ड सिल्वर जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ने बोला क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, ये लिमिटेड है, इनकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती, मतलब इसका क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती, तो इनकी वैल्यू ज्यादा ही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह क्या? वजह यह है कि सबको लगता है क्रिप्टो करेंसी गेट रिच क्विक इंडस्ट्री है, बट उस लेवल की गेट रिच क्विक इंडस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सरकार क्रिप्टो करेंसी को मतलब सपोर्ट नहीं करती। सरकार क्या है, सरकार क्रिप्टो करेंसी को भी कभी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी सरकार की फिजिकल और मॉनेटरी अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालती है। क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रिलीज नहीं करती, उसको रेगुलेट नहीं करती, उसके ऊपर टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल है। क्योंकि सरकार पीछे से क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करती, तो क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म में चल पाना मुश्किल है।
दूसरा, क्रिप्टो करेंसी को आप मार्केट में जाके चीजों को खरीदने बेचने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी की कोई खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। चौथा, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो करेंसी गोल्ड या सिल्वर के साथ कंपटीशन कर पाएंगे, अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो बिल्कुल गलत है। और इस बात का प्रूफ इस बात से आपको पता चल जाना चाहिए कि नवंबर 2021 से लेके अब तक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, इनके दाम 66% घट चुके हैं, इनकी वैल्यू 66% घट चुकी है। तो क्रिप्टो करेंसी में सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जरूर जाइएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें।